नदी में जादुई पैसे का पेड़। नीति की शादी को 1 साल हो चुका था, पर अब तक नीति की सास और उसके पति ने उसे स्वीकार नहीं किया था। पर ना जाने नीति की नीति में क्या लिखा था। हमेशा की तरह आज भी जब उसका पति सुरेश काम पर जा रहा होता है, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, आप खाना लेकर चले जाइए। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे टिफिन मत दिया करो। मुझे बाहर का खाना पसंद है, ना कि तुम्हारे हाथों का ये बना हुआ घरेलू खाना। पर आप इसी तरह से रोज रोज बाहर का खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होती है तो हो जाए, कम से कम इसी बहाने से मुझे तुम जैसी काली बीवी से छुटकारा तो मिलेगा। पता नहीं पापा ने तुम्हारी शक्ल में क्या देखा जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, काली बीवी ही सही, दहेज में कुछ तो लाएगी। पर दहेज में तुम क्या लेकर आई? सिर्फ अपनी 2 जोड़ी साड़ियाँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको तो बहुत अच्छे से पता है मेरे पापा कितने गरीब हैं, और जब ससुर जी मेरा हाथ मांगने आए थे तब उन्होंने भी तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। चलो मान लेता हूँ मेरे पापा की मत मारी गई थी, उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा, पर तुम्हारे बाप के अंदर जरा भी शर्म नहीं है क्या? ये अपनी बेटी को खाली हाथ विदा ना करे। सही बोलती है मेरी माँ, तुम जैसी गरीब लड़कियां कभी भी घर नहीं संभाल सकती। मुझे तो बस माँ के आने का इंतजार है। बस जल्दी से वो तीर्थ यात्रा से आ जाए, फिर उनके हाथों का खाना खाने को मिलेगा। सुरेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है, परंतु ये सब कुछ नीति का ससुर दिनेश देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, मुझे माफ करना बहू, आज मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी शादी अपने नालायक बेटे से कभी नहीं करवाता। मैंने सोचा कि अगर उसकी शादी तुमसे हो जाएगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, परंतु मुझे क्या पता था मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कि घर की लक्ष्मी को ही घर से निकालने की बात करेगा। पापा जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप जैसे ससुर पाकर तो मैं धन्य हो गई। और रही सुरेश जी की बात, तो मुझे मालूम है वक्त के साथ वो भी मुझे अपना लेंगे। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीति की सास उमा घर पर आ जाती है, और घर आते ही उमा अपनी बहू को देखकर उसे ताने देती है। हाय मेरा बच्चा, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर क्या चली गई, तू तो सूख कर कांटा ही हो गया। जब से इस कलमुही के गंदे कदम हमारे स्वर्ग जैसे घर पर पड़े, तब से तो हमारे घर की रौनक और खुशियाँ ही चली गई। पता नहीं इस काली कलमुही से कब पीछा छूटेगा। माँ, मुझे नहीं लगता इस औरत से अब हमारा कभी पीछा छूटने वाला है। ये तो हमारे गले की वो हड्डी बन चुकी है जो ना निगलने को बनती है और ना ही उगलने को। माँ, आप कुछ करो ना माँ, और मेरा इससे तलाक करवा दो। मैं कहीं और शादी करूंगा, वहाँ से बहुत सारा दहेज भी मिलेगा और लड़की भी बहुत गोरी और सुंदर होगी जो हमारे खानदान, हमारे परिवार से मैच करेगी। एक गरीब लड़की से मेरी शादी करवाने का क्या कारण था? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी शादी इससे करवा दी? अरे बेटा, तुझे तो पता है ना अपने घर में तेरे पापा की कितनी ज्यादा चलती है। अच्छा ये सब छोड़, मुझे अकेले में तुझसे कुछ बात करनी है। चल हम कमरे में चलते हैं। सासू माँ, आप अभी अभी आइए, पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए, आराम कर लीजिए ना, बातें तो होती रहेंगी। देख रहा है बेटा किस तरह से मुझे तुझसे बात करने से रोक रही है ये। मेरे जाते ही इसने घर में पैर फैलाना शुरू कर दिया। अरे ओ कलमुही, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हिसाब से चलूंगी? अरे मेरा पेट तो मेरे बेटे के चांद से टुकड़े को देखकर ही भर जाता है। अरे ये बना हुआ खाना तू ठूस, और याद रखना अनाज का एक दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। सारा खाना तुझे ही समेटना होगा। बेटा तू तो चल। इतना बोलकर उमा अपने बेटे को कमरे में ले जाती है और उससे बोलती है, बेटा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया इस कलमुही से पीछा छुड़ाने का। वो क्या माँ? बेटा कुछ दिनों के लिए तेरे बाबा किसी काम से बाहर जाने वाले। मैं सोच रही हूँ इसी बीच हम इससे झूठा प्यार का नाटक करें और इसके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दे। जैसे ही ये कलमुही खाना खाएगी बेहोश हो जाएगी, और इसी बीच हम दोनों इस कलमुही को किसी नदी में फेंक आएंगे। तेरे पापा जब आएंगे तो हम कह देंगे कि पता नहीं बहू कहाँ गई, कपड़े धोने के लिए घाट पर गई थी, तब से घर ही नहीं आई। क्यों माँ, यही बोलना चाहती हो ना तुम?
हे भगवान, मेरा बेटा कितना समझदार है, बिना मेरे कहे मेरे दिल की बातों को समझ जाता है। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीति का ससुर किसी काम से बाहर चला जाता है। इसी बीच उमा और सुरेश मिलकर नीति से झूठे प्यार का नाटक करते हैं और एक दिन। नीति, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। आज माँ ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आप सच बोल रहे हैं? माँ जी ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है? हाँ नीति, माँ ने ये खाना बड़े ही प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है और इस खाने को मैं बड़े ही प्यार से तुम्हें खिलाऊंगा। नीति, हमें माफ कर देना, मैंने और माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं नहीं, माफी मत मांगिए। माँ जी और आपने मुझे अपना लिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब सुरेश अपने हाथों से नीति को खाना खिलाता है। खाना खाते ही नीति बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही रात के अंधेरे में उमा और सुरेश मिलकर नीति को एक नदी में फेंक आते हैं, परंतु नीति के साथ स्वयं भगवान जी थे। जब नीति पानी के बहाव में बहती जा रही थी, तब नदी के बीचों बीच खड़े एक पेड़ की वजह से वो वहीं रुक जाती है और कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को पेड़ के किनारे पर पाती है, जिसके बाद नीति खुद से बोलती है, मेरा सर कितना भारी हो रहा है। कल रात को क्या हुआ था? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। हाँ, मैं इस नदी में कैसे आ गई? ये बोलकर नीति याद करती है और उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि किस तरह से सुरेश ने उसे खाना खिलाया था और खाना खाते ही वो बेहोश हो गई थी। ये सब याद करके नीति बहुत रोती है और खुद से बोलती है, ये सब कुछ माँ जी और सुरेश ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए किया। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। नीति रो रही होती है कि तभी नदी के अंदर खड़ा जादुई पैसे का पेड़ नीति से बोलता है, नीति, तुम रो मत। भगवान ने तुम्हारी तकदीर में बहुत कुछ लिखा है। तुम्हें हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है। तुम्हें उन औरतों की सहायता करनी है जो तुम्हारी तरह अपने सास ससुर और पति के अत्याचारों से खेली है। मैं एक जादुई पैसे का पेड़ हूँ। तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी, इसलिए तुम मेरे सारे पैसे ले लो और गांव के बाहर एक खाली जमीन पर अपना एनजीओ बनाओ, जहां तुम दूसरी औरतों की मदद करना। और अब तुम्हारी बारी आ गई है कि तुम अपने लिए जियो। तुम सही बोल रहे हो जादुई पेड़। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी कदर नहीं, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। और अब मैं उन सभी औरतों के लिए भी एक मिसाल बनूंगी और उन्हें राह दिखाऊंगी जो मेरी तरह दर्द सह रही है। इतना बोलकर नीति जादुई पेड़ के पैसे से सारे जादुई पैसे तोड़ लेती है और गांव में जाकर अपना एक एनजीओ खोलती है। देखते ही देखते नीति का एनजीओ बहुत बड़ा हो जाता है। अब वहाँ नामी गिरामी लोग आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नीति के ससुर उसे ढूंढते ढूंढते गांव गांव दर दर भटक रहे होते हैं। तभी उसकी टक्कर अपने ससुर से होती है। वो अपने ससुर को देखकर बोलती है, पापा जी, आप यहाँ इस हालत में, आपकी ये हालत कैसे हुई? बहू, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से तू गई है, देख तेरे पापा जी की क्या हालत हो गई है। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी और मेरे बेटे इतने गंदे हैं। तेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी बहू बहुत बुरी है। उसने मुझे मारा पीटा, खाने को भी नहीं देती थी। और तेरी सास ने मुझसे झूठ बोला कि तू भाग गई है और अब कभी नहीं आएगी, पर मेरा दिल नहीं माना। और जब उन लोगों ने मुझे घर से निकाला तो मैं तुझे ढूंढने लगा और देख, आज तू मिल ही गई। मेरे ईश्वर जैसे पिताजी के साथ उन्होंने ऐसी नीच हरकत की। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। अब नीति अपने ससुर को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने पति और सास को उनके किए की सजा दिलवाती है।